हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों आज हम लेके आए लेक्चर नंबर 3 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और कुछ रिलेशंस भी पढ़े थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी एज फार एज योर न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न। जैसे हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? E कैपिटल E टाउ बाय m, where small e stands for your charge, capital E stands for your electric field, tau stands for your average relaxation time and m stands for mass of electron। फिर हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देखा था बच्चों, रिलेशन बिटवीन I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जल्दी बताइए क्या था? I इक्वल टू वीना, I इक्वल टू वीना, वीना बेसिकली VD E एंड A। फिर हम लोगों ने इस वाले रिलेशन में से A की वैल्यू को डिवाइड किया था I से, तो I बाय A क्या बन गया था बच्चों? हमारे पास करंट डेंसिटी, यानी देयर इज अ रिलेशन बिटवीन J एंड VD। J इज इक्वल टू VD इंटू E इंटू N। ठीक है बच्चों। फिर हम लोगों ने यहाँ से ओम्स लॉ देखी। ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इक्वल टू IR होता है। हम लोगों ने ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखी, E इक्वल टू रो जे, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि E वेक्टर दिस इज इक्वल टू रो इंटू J वेक्टर। फिर हम लोगों ने यहाँ से जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला देखा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल के लेक्चर में एनालाइज किया था। आज के लेक्चर में बच्चों जो कल हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए बच्चों अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों? एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, यानी हमें ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करना है। बेसिकली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट VD। ठीक है, अब जो गिवन पैरामीटर है ना बच्चों, वो गिवन पैरामीटर आप लिख लीजिए। तो गिवन पैरामीटर देखिए क्या क्या गिवन है। इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी वायर हमें गिवन है बच्चों दैट इज ऑफ कॉपर, वो कॉपर की वायर है, और इस कॉपर की वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है ना बच्चों, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमें गिवन है दैट इज 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी हमें गिवन है बच्चों। करंट इन दी वायर कितना गिवन है बच्चों? हमें 1.5 मीटर एम्पियर, 1.5 एम्पियर। चलिए अब ये देखिए बच्चों क्या बोला है, अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। बोला कि हर एक एटम, जितने भी कॉपर वायर में एटम्स है ना बच्चों, हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है कंडक्शन के लिए। और ये हम लोगों ने कल भी एनालाइज किया था बच्चों कि कॉपर की आउटर मोस्ट शेल देखिए, कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, यही कंडक्टिविटी में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। लूजली बाउंड होते हैं, सबसे ज़्यादा मेजर रोल इन्हीं का आता है। तो ये क्वेश्चन में भी बोला गया है कि हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना फिजिक्स में रोल नहीं है, ये बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो हमें पता है। तो नंबर ऑफ एटम्स देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे बच्चों? हमें फॉर्मूला पता है सर, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना बच्चों, इनटू, जल्दी बोलिए, इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर क्या हमें गिवन मास पता है क्या? देखिए बोला गया डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी हमें दे दिया। अगर बच्चों डेंसिटी दे दिया तो डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी कितनी है बच्चों? 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए तो बच्चों यहाँ से मास निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तो मास निकाल लीजिए। मास क्या हो जाएगा बच्चों? रो इंटू वी। रो आपको गिवन है बच्चों 10⁻³ किलोग्राम, और मीटर क्यूब बच्चों 1 मीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम मान के चल लेते हैं हम लोग। तो 1 मीटर क्यूब में इतना मास ऑफ कॉपर है हमारे पास। अब एक चीज़ और बताइए बच्चों, ये वाला जो मास आया ये किलोग्राम में आया और हमें चाहिए ग्राम में, तो कन्वर्ट कर लो इसको ग्राम में, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 9 × 10⁻6 ग्राम। चलिए अब देखिए बोला गया एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5, उसका एटॉमिक मास भी गिवन है बच्चों हमें। तो देखिए अब हमारे पास जो n आ गया बच्चों, n क्या हो गया? जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले बच्चों। तो n की वैल्यू देखिए, 1 मीटर क्यूब में कितने n आ गए आपके पास? तो बच्चों ये आपके पास आ गए 9 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 मान के चल लेते हैं बच्चों। यहाँ से सोल्व करेंगे बच्चों, जो भी आंसर आएगा वो समहाउ इंटू 10⁻28 आएगा। ठीक है ना, यहाँ कोई भी एक नंबर आएगा, सोल्व कर लेंगे, विल गेट दी नंबर, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
अब ये इतना लार्ज अमाउंट में नंबर होता है बच्चों, ध्यान से देखिए 10 की पावर 28 यानी 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। चलिए अब अगर हम बात करें तो अब बात ये आती है सर ड्रिफ्ट स्पीड का कौन सा फॉर्मूला यूज करें। नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, ई टाउ बाई एम। एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा है, बट इस फॉर्मूले का तो कोई यूज नहीं है सर, ना हमें ई पता ना हमें टाउ पता। एक और फॉर्मूला देखा था, आई इक्वल टू वीना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखेंगे बच्चों, आई इक्वल टू वीना। अब देखिए वीना में हमें आई पता है यस सर, ई पता है यस सर, ए पता है यस सर, एन अभी कैलकुलेट कर रहा है। सारे पैरामीटर्स तो पता लग गए बच्चों। अभी सारे पैरामीटर्स पता लग गए तो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों, वी डी दिस इज इक्वल टू आई बाई ई इंटू एन इंटू ए। इसकी वैल्यू रखेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। बहुत छोटी स्पीड होती है बच्चों, ये कल भी हम लोगों ने देखा था। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल स्पीड, बहुत छोटी नेग्लिजिबल स्पीड होती है, बट दिस इज मोर इफेक्टिव क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाने वाले। दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू हेल्प इन, इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत ज़्यादा रोल में आती है। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड विद द स्पीड प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर। अब बात ये कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड और ड्रिफ्ट स्पीड को उन्होंने बोला कंपेयर करो। जब भी कंपैरिजन करते हैं दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, डिवाइड कर दो, विल गेट द आंसर्स, दैट्स इट। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बच्चों, हम इसी वॉल्यूम के लास्ट वाले पार्ट में पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना बच्चों, वो सभी के स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। अब जल्दी बताइए स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बच्चों। और जो ड्रिफ्ट स्पीड आई है ये आई है बच्चों 1.1 मिलीमीटर, ये बेसिकली -3 मीटर पर सेकेंड। कंपेयर करना है तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, यू विल कम टू नो जो भी इनका रिलेशन बनने वाला है। यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड इज 3 × 10 की पावर 8, 1.1 × 10 की पावर -3, यानी इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली रफली जो आ जाएगा 10 की पावर 11 का जो रेशियो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस क्वेश्चन को कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। बस क्वेश्चन में क्या याद रखना है हम लोगों को कि हमें जो ये कॉपर का हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कराता है, अगर ये वाला फॉर्मूला हमें पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए उतना ही इजी बन जाने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। ध्यान से देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी जो ये कंडक्टर है ये नॉन यूनिफॉर्म है और वो देख के लग भी रहा है, बेसिकली इट्स अ फ्रस्टम टाइप है ना। तो इसका ये वाला एरिया देखिए बच्चों, ये वाला एरिया ज़्यादा है और ये वाला एरिया कम है। ठीक है, बोला गया फाइंड द रिलेशन बिटवीन, हमें रिलेशन निकालना है I1 और I2। I1 बेसिकली इस फेस में जो करंट एंटर कर रहा है और यहाँ से जो फेस में से करंट बाहर निकल रहा है, इन दोनों में रिलेशन चेक करना है बच्चों हमें I1 और I2 में। सेकेंड J1 और J2 में देखना है, ड्रिफ्ट स्पीड और 1 और ड्रिफ्ट स्पीड 2 में देखना है। तो सिंपल सा बात है बच्चों, याद करो आप लोगों ने कुछ ऐसा ही फॉर्मुलेशन, ऐसा ही कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 मस्ट बी इक्वल्स टू A2 V2 कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना बच्चों, यहाँ पर भी क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बच्चों, जितना चार्ज A1 सरफेस में से एंटर करेगा ना बच्चों, उतना ही A2 में से बाहर जाने वाला, कंफर्म्ड है। यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज I1 इज इक्वल टू I2, दोनों बराबर होने वाले हैं। चाहे कैसा भी एरिया ऑफ प्रोजेक्शन आ जाए, ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, अभी विल टेल यू, कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वो टेंशन वाली बात नहीं है, बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करेगा हर हालत में। अब देखिए बच्चों, हमें रिलेशन निकालना है J में। अब इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन I एंड J? I एंड J में कोई रिलेशन है? यस सर, J दिस इज इक्वल्स टू I बाई A। अब देखो बच्चों, ऊपर से हमने देखा I कांस्टेंट है, अगर I कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना बच्चों, J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम, तो बच्चों क्या हुआ, A1 इज ग्रेटर देन A2, देयरफॉर J1 इज लेस देन J2। चलिए तीसरा रिलेशन देखिए बच्चों, क्या बोला गया, ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन निकालिए। अब इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड J? क्योंकि J हमें पता है, जिसका J ज़्यादा है किसका J कम है।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें पता है। यस सर, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आई इक्वल्स टू वी ना, आई इक्वल्स टू वी ना। ध्यान से देखो बच्चों, या तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, तो आई बाय ए का रेशियो निकाल लेंगे हम, ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। नहीं तो आई को डिवाइड कर दो बच्चों, जे दिस इज इक्वल्स टू वी डी इंटू ई इंटू एन। ध्यान से देखो, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। अब जिसकी करंट डेंसिटी कम उसके ड्रिफ्ट स्पीड कम, और ये हमें देखने से भी पता लग रहा है बच्चों। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखिए, A1 V1 मस्ट बी इक्वल टू A2 V2, यानी बेसिकली एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जिसका एरिया ज़्यादा वहाँ पे फ्लो कम हो जाएगा, जिसका एरिया कम वहाँ पे फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो वो कंजर्वेशन को फॉलो करेगा, एल्स कंजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और यहाँ से भी हमें समझ में आ गया, तो बेसिकली हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ 1 इज लेस देन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों, जो कल हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और L क्या होता है, A क्या होता है, ये आपको पता था। L क्या होता है बच्चों, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, वो वाली लेंथ को लेके चलने वाले, और एरिया करंट के परपेंडिकुलर फ्लो ऑफ, जो भी करंट के परपेंडिकुलर फ्लो ऑफ एरिया के करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा दैट इज माय ए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये देखने में शायद आपको यूनिफॉर्म लग रहा है, बट इसके अगर हम एरिया के बारे में, रेडियस के बारे में बात करें बच्चों, तो इसका देखिए, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है बच्चों, और इसका रेडियस बी है, यानी ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात बोला गया द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल वेरी लीनियरली फ्रॉम ए टू बी, ए से बी उसका जो रेडियस है वो लीनियरली वेरी कर रहा है। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी हमें रो गिवन है बच्चों, अज्यूमिंग दैट B माइनस बी। अब ये B माइनस बी का क्या लॉजिक है बच्चों, ये अभी समझ में आ जाएगा आपको। बोला गया B माइनस ए इज लेस देन L। चलो, अब रियलिटी में तो आपको इसका ना थोड़ा एनालॉगी देखिए नीचे वाले डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली इट्स अ फ्रस्टम, है ना, और जैसे जैसे मैं नीचे जाता जा रहा हूं बच्चों, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है। देखिए ध्यान से, हाँ, मान लो करंट ऊपर से आ रहा है और ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में। तो पहली बात तो ये कि इसमें एरिया वेरी करता जा रहा है, ठीक है सर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, एरिया धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, यानी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता। फिर कैसे करें सर, तो ध्यान से देखो बच्चों नीचे वाले डायग्राम को, बेसिकली जो ये फ्रस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल डिस्क का कॉम्बिनेशन है। अगर डिस्क का कॉम्बिनेशन है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्यों ना हम एक्स पे जाके एक छोटी सी डिस्क ले ली जाए। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक्स पे गए और ये एक डिस्क ले ली। ये डायग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि इस डायग्राम में आप लोग इमेजिन कर पाएंगे बहुत ईजिली, ठीक है ना बच्चों। ये हमने एक डिस्क ले ली, ये वाली एक डिस्क ले ली, ये वाली जिसको मैंने डार्क कर दिया एक्स पे जाके। नाउ दिस इज एक्स, और एक्स पे जाके जब हम लोगों ने इसको चूज किया बच्चों, तो इसकी जो ये थिकनेस है ना बच्चों, ये थिकनेस है dx। क्या मैं इसका छोटा सा रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब देखना ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला लगाओ बच्चों, dr स्मॉल रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल्स टू रो, तो सेम रहेगा। अब l देखिए, l क्या है बच्चों, l इस वाली वायर की ये वाली थिकनेस, यही तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट है। छोटी सी थिकनेस देखो ना, ये वाली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो dx। और इस डिस्क का परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्क का पाई, ये इसका रेडियस मान लिया बच्चों हम लोगों ने, लेट्स से स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ द डिस्क, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई r स्क्वायर। ये हमारा छोटा रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, तो ध्यान से देखना इस डायग्राम को। चलिए, ये हमारे पास फ्रस्टम है बेसिकली। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि सर यहाँ से x पे जाके हमने एक dx का एक एलिमेंट चूज किया, ये dx, ठीक है बच्चों। इसका रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, रो इंटू डी एक्स बाई पाई आर स्क्वायर, और ये मेरे पास इसका रेजिस्टेंस है बच्चों, वो r है इसका रेडियस।
ये वाला रेडियस हमें गिवन है बच्चों ए, ये वाला रेडियस हमें गिवन है बच्चों बी। ठीक है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नाउ माय क्वेश्चन इज बच्चों, जरूरी थोड़ी ना हर बच्चा यहाँ पे इस स्मॉल एलिमेंट को चूज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा यहाँ पे मान सकता है ना, कोई बच्चा यहाँ पे मान सकता है बच्चों। तो उसने x पे जाके ये वाला एरिया ले लिया, अब ये r1 चेंज हो गया, ये x1 कर लो। तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आई बच्चों, जैसे जैसे मैं x को चेंज करूँगा वैसे वैसे मेरा r भी चेंज हो रहा है। यानी इस वाले फॉर्मूले में x और r दोनों ही वेरिएबल है सर। अब इंटीग्रेशन का तो बिल्कुल बेसिक सा रूल है बच्चों कि एक वेरिएबल होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए, तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमने देखा है बच्चों दोनों के दोनों वेरिएबल है, तो दोनों के दोनों वेरिएबल है। तो अब हमारा बेसिक काम क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को या तो r को x में कन्वर्ट करो या x को r में कन्वर्ट करो। तो बेसिकली नाउ अब हम लोग कैसे करेंगे, अप्रोच देखिए। अब इसको अप्रोच कैसे लगाएंगे बच्चों, कन्वर्ट r इंटू एक्स और x इंटू आर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों इसकी अप्रोच बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। हमने बोला कि ये मेरे पास वही फर्स्ट टर्म बच्चों, ठीक है। अभी मैंने इसको x माना है बच्चों, और ये वाला पॉइंट मेरे पास ओरिजिन है बच्चों 0,0, ठीक है बच्चों। चलिए अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, अगर मैं इस वाले को जो y वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस में मैं r मान लूँ, r क्या है बेसिकली रेडियस, और जो ये रेडियस हमने इसका चूज़ किया था, ये छोटी सी डिस्क, ये वाली डिस्क का रेडियस, ये जो हम r लेके चल रहे हैं, ये छोटा सा रेडियस। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं r और x का मैं ग्राफ प्लॉट करूं, और ये वाला पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, इंटरसेक्शन a पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट मैंने a लिख दिया। इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखो आप, ये अगर मेरे पास ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों 0,a, क्योंकि a इसका रेडियस है बच्चों। और यहां से ये वाली लाइन देखिए, इट्स अ स्ट्रेट लाइन बच्चों। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई बच्चों। अब क्या मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ? यस सर, ग्राफ की इक्वेशन हमें लिखनी आती है, और ये तो एक स्ट्रेट लाइन है तो और इजी बन गया हमारे पास। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जल्दी बताइए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या कहती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, where y represents your vertical axis, x represents your horizontal axis, and c represents your intercept on y axis. m is your slope, that's it. तो y पर देखिए, y पे हमने क्या माना है बच्चों? r, तो r, m को एज इट इज रहने देते, x पे हमारा x ही है बच्चों, और c देखिए इंटरसेप्ट कहाँ पे किया ग्राफ ने? 0,a पर, यानी a इंटरसेप्ट आ गया बच्चों। तो इट्स अ रिलेशन। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? बस मेरे लिए m मिल जाए, और m निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से, m की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ध्यान से देखना, ये मेरे पास, ये रेडियस मेरे पास b है बच्चों, ये रेडियस मेरे पास a है बच्चों। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो ये भी a बना बच्चों, तो ये क्या बन गया? ये रेडियस कितना बन गया बच्चों? b माइनस a। तो बेसिकली ये वाली लेंथ बन गई मेरे पास b माइनस a। ये हमें लेंथ ऑफ कंडक्टर गिवन है l, और ये मैंने थीटा मान लिया। तो स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप ही तो tan थीटा होता है सर। तो tan थीटा कितना हो गया बच्चों? tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ से क्या आ गया बच्चों? b माइनस a बाय l। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन में आपको गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों? कि b माइनस a इज लेस देन l। इसका यूज बताएंगे अब क्या यूज है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। तो ये स्लोप आ गया बच्चों। तो अब इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बन गई? r दिस इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू रखो बच्चों, b माइनस a बाय l इंटू एक्स प्लस a। चलो बच्चों अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। अब अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे लेके आ जाऊँ बच्चों, x की वैल्यू को देखिए, x बेसिकली यहाँ से लिया था मैंने, ये वाला x लिया था ना, दिस इज x कोऑर्डिनेट। अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूँ तो यानी यहाँ पे आ गया मैं इस वाले पॉइंट पर, यू कैन से 1। और अगर x की वैल्यू को मैं l पुट करूँ तो मैं इस वाले पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर आ गया, जो कि मेरा कंडक्टर 1 से 2 के बीच में ही वेरी करने वाला है। पुट करके देखिए, x की वैल्यू 0 पुट करो तो r की वैल्यू देखना क्या आ गई बच्चों? b माइनस a बाय l इंटू 0 प्लस a, यानी r की वैल्यू आ गई a। ठीक है बच्चों, r की वैल्यू a आ गई। अब x की वैल्यू l रखो। l क्यों है? क्योंकि l इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन है। पुट x की वैल्यू l, तो विल हैव r दिस इज इक्वल्स टू b माइनस a
डिवाइडेड बाय एल, एक्स की वैल्यू एल रखी प्लस ए, एल एल विल कैंसिल आउट बच्चों, तो आर की वैल्यू यहाँ से बी आ गई, आर की वैल्यू यहाँ से बी आ गई। चलिए बच्चों ये हमें समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारा स्मॉल रेजिस्टेंस आया था वो स्मॉल रेजिस्टेंस क्या आया था, डी आर दिस इज इक्वल टू रो इंटू डी एक्स बाई पाई आर स्क्वायर। हमें आर और एक्स में रिलेशन चाहिए और आर और एक्स में ये स्टार रिलेशन हम लोगों को मिल चुका है बच्चों। अगर आर और एक्स में स्टार रिलेशन हमें मिल चुका है तो अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं करना बच्चों। देखिए या तो आप इस देखो दो किताबों में अलग अलग सॉल्यूशन मिल सकती है आप लोगों को, दोनों ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए या तो आप आर की वैल्यू को पुट स्टार इन फर्स्ट इक्वेशन कर दो, इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ चलाएगी बच्चों, एक्स की लिमिट 0 से लेके एक्स की लिमिट एल तक चलाओगे, आपके पास तब भी आंसर आ जाएगा। इसका स्मार्ट वे मेथड क्या है बच्चों, देखिए हमें dx चाहिए ना, तो इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन स्टार को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफरेंशिएट स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो करते हैं जल्दी। तो dr by dx दिस इज इक्वल टू b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू 1 और कांस्टेंट का 0। अब यहां से आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, dx की वैल्यू आ गई आपके पास dr इंटू एल बाई बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इस सेकेंड इक्वेशन को क्या करो बच्चों, सेकेंड इक्वेशन को उठाओ, फर्स्ट में पुट कर दो, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो विल हैव dr दिस इज इक्वल टू रो इंटू dx की वैल्यू रख रहे हैं बच्चों l बाई बी माइनस ए, ठीक है बच्चों, इंटू dr बाई पाई आर स्क्वायर। अब देखो रो एल बी माइनस ए पाई ये सब एक कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेट करना हमें विद रिस्पेक्ट टू आर। और ऊपर देखिए आर की लिमिट कहाँ से कहाँ है बच्चों, आर की लिमिट ए से बी है, तो आर की लिमिट ए से लेके बी तक इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कीजिए बच्चों। तो देखिए रो एल बाई बी माइनस ए। अब डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, पाई को भी बाहर लेके आ जाओ बच्चों, 1 बाई आर स्क्वायर, बेसिकली 1 बाई आर स्क्वायर डी आर को आर की पावर -2, पावर इंटीग्रेशन में -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, यानी माइनस साइन बाहर आ जाएगा बच्चों, 1 बाई आर इसका इंटीग्रेशन बनेगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ है बच्चों, ए से बी, लिमिट पुट करो बच्चों इसमें, तो रो एल बाई पाई बी माइनस ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब -1 बाई बी -1 बाई ए करेंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा बच्चों, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी आएगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। एलसीएम ले लो बच्चों, नीचे एलसीएम आ जाएगा a इंटू बी, ऊपर आ जाएगा बच्चों b माइनस ए। तो ध्यान से देखो आपको ये वाली टर्म कैंसिल आउट होती दिखाई देगी, b माइनस ए वाली टर्म, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, रो एल बाई पाई इंटू ए बी। नाउ ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, इस रिजल्ट को आप अगर याद रख सकते हो तो कोई हानि नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन में इससे भी अच्छे एक्सपर्टीज कर चुके हो। जल्दी देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, दोनों ही मेथड हो सकते थे, दोनों मेथड आप कर सकते हो। एक और मेथड अगर मैं बताऊं, कोई बच्चा यहाँ से एक रिलेशन और कर सकता है कि सर यहाँ पर मैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। देखिए ये वाला आर डिस्टेंस था, ये वाला ए डिस्टेंस है, तो ये वाला आर माइनस ए बन जाएगा। अब एक ये छोटा ट्राइंगल बन जाएगा हमारे पास बच्चों, और एक हमारे पास बेटा ये वाला बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा। तो कोई बच्चा इन दोनों को सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी लगा के इसको इक्वेट कर सकता है, तो भी आपके पास रिलेशन यही बनने वाला है। जैसा आपको कन्वीनियंट लगे बच्चों वैसे लगा लेना। जल्दी बताइए बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए हमें क्या बोला गया, एक कंडक्टर हमें गिवन है बच्चों, दिस इज अ कंडक्टर। इस कंडक्टर का आउटर रेडियस हमें दे दिया गया है बच्चों, ये R2 रेडियस हमें गिवन है, ठीक है। और इसमें एक कंडक्टर और है बच्चों, ये वाला कंडक्टर, और इस कंडक्टर का इनर रेडियस हमें दे दिया है बच्चों R1, ठीक है। और जो करंट फ्लो कर रहा है ना बच्चों, अब करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे करंट चल रहा है, ऐसे ध्यान रखना, ये करंट चल रहा है और इसकी लेंथ है L, ठीक है। बोला गया फाइंड द रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है वही लेंथ लेके चलेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों L, तो रेजिस्टिविटी रो मान लेते हैं बच्चों। तो आंसर देखिए,
रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। अब एरिया कौन सा है, ध्यान से देखिए, हमें एरिया ये वाला चाहिए जिसको मैंने शेडेड पोर्शन में किया है बच्चों, क्योंकि यही मेरे पास एरिया है, क्योंकि करंट इसी कंडक्टर में चल रहा है बच्चों, इसी कंडक्टर में करंट चल रहा है। यहाँ पर ये होलो पार्ट है, दिस इज होलो पार्ट, तो ये एरिया काउंट नहीं करेंगे। अब क्या हो गया बच्चों, एरिया निकालना तो बहुत ईजी है सर, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दो। जल्दी बताइए बच्चों, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, बस अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, रो एल बाय पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। बेसिकली रो एल बाय पाई कॉमन ले लो बच्चों, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये पार्ट आपको समझ में आया बच्चों? चलिए गाइस, आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, इसी उम्मीद के साथ जो हम लोगों ने आज ये कॉन्सेप्ट पढ़े ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, उनकी एप्लीकेशन समझ में आई होगी। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।